श्री कमलेश्वर डोडिया जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। आदिवासी इलाके को चाहे बजट की बात करो या किसी भी प्रकार की नीतियां बनाओ, पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी लेखानुदान तैयार किए जा रहे हैं और आवंटन किया जा रहा है। 207 करोड़ रुपया आदिवासियों का था, टीएसपी का। जो रुपया आदिवासियों पर खर्च किया जाना था, आदिवासियों के विकास पर, चाहे वो शिक्षा पर खर्च करो, स्वास्थ्य पर खर्च करो, सड़क बनाओ, अच्छे संस्थान बनाओ एजुकेशन वाले, वापस ले लिए दिए थे पैसे, और वो कानून का उल्लंघन करके। मैं मेरे इलाके की आपको समस्या, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि रतलाम जिले की सेलाना जो मेरी विधानसभा आती है, वहां पर क्या जरूरत है या नहीं है रुपयों की, बजट की। रतलाम जिले के रतलाम विधानसभा क्षेत्र और रतलाम का आलोट विधानसभा क्षेत्र और जावरा, इन 3 जगह पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए विद्युत के जो फीडर्स होते हैं वो सेपरेट हैं, विभक्तिकृत हैं। और रतलाम जिले की 2 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं, सेलाना और रतलाम ग्रामीण, दोनों की दोनों आदिवासी रिजर्व एसटी के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का वो जो है विभक्तिकरण होता है, सेपरेशन फीडर का, घरेलू के लिए अलग होता है और सिंचाई के लिए अलग होता है, कृषि के लिए। तो ये इतने सालों से किसान लोग परेशान हो रहे हैं, किसकी दिमाग क्यों नहीं चल रहा उस इलाके के लिए कि हम वहां पर भी कुछ करें बजट में व्यवस्था करके। पूरे भारत को पता है कि आदिवासी लोगों के पास थोड़ी बहुत कम जमीनें हैं, इतनी नहीं है जितने मालवा इलाके में या फिर और किसी देश के कोने में जहां किसानों के पास जमीन ज्यादा होती, 5 एकड़ 10 एकड़ 50 एकड़। आदिवासी इलाके में हर किसान के पास औसतन 2 बीघा 5 बीघा जमीन होती है, और जीने से लेकर मरने तक पूरा परिवार खेती पर आधारित होता है। लोग नौकरी पर आते हैं, शासकीय सेवा में आते हैं, मगर नौकरियां मिल कहां रही, पढ़ाई कैसी कर दी सबको पता है, स्कूल्स में क्या हालत है। तो केवल और केवल कृषि पर आजीविका चलती है, और कृषि को ठीक करने के लिए हम लोग बार बार आवाज उठाते हैं कि आदिवासी इलाके में बहुत बड़े बड़े डैम्स की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे डैम बना दिए जाए ताकि लोगों की जमीनें डूब क्षेत्र में न जाए, और इलेक्ट्रिसिटी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए सिंचाई की। मेरी सेलाना विधानसभा सीट है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का विभक्तिकरण नहीं है, कितने लोग परेशान हैं। और फिर मैं सीनियर एमएलए साहब का फिर मैं नाम लेना चाह रहा हूं कि विद्युत की पास में अच्छी समझ है समस्याओं की। मेरा आदिवासी इलाका सेलाना विधानसभा क्षेत्र, जहां ज्यादातर लोग निरक्षर है, अनपढ़ है। अब ये क्यों अनपढ़ है, इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सवाल खड़े होंगे दोनों ही दलों पर। अनपढ़ लोगों के साथ ज्यादा ज्यादती होती, ज्यादा अन्याय अत्याचार होता। एक तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी नहीं जाती है, और दूसरा अगर चला दी भी जाती है तो चालू करते हैं और मोटरें उठा के फिर जमा कर दी जाती है, कहते हैं कि विद्युत चोरी। इस प्रकार से अनपढ़ आदिवासियों के साथ चीजें हो रही है। तो जब ये बजट बनते हैं, प्रावधान किए जाते हैं, तब आदिवासी इलाके को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। पूरा राज्य चलाने के लिए सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो आदिवासी इलाके में जो कारोबार चलता है उस कारोबार के माध्यम से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। खनिज विभाग, खनिज आदिवासी इलाकों में खनिज होता है, जो उद्योगपति लोग खनिज का कारोबार करते हैं वो रेवेन्यू देते हैं शासन को, लेकिन चलते कहां पर इलेक्ट्रिशियन मशीनें कहां पर है, पत्थर गिट्टी की, चाहे कोयला ले लो, कुछ और भी क्यों ना ले लो। आदिवासी इलाका, शराब सबसे ज्यादा बिक्री कहां होती है, आदिवासी इलाके में। जब उस इलाके में आप लोग इस प्रकार के रेवेन्यू जनरेट करने वाले व्यापार व्यवसाय करते हैं, उसके बावजूद भी आदिवासी इलाके को नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मैं सवाल माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय तक ये सवाल पहुंचाना चाहता हूं, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? अगर आपको ये लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मेरा सभी से निवेदन है, मेरे सहित और माननीय अध्यक्ष महोदय सहित 230 है, मैं अध्यक्ष महोदय और 228 बाकी सारे के सारे एक बार चलते विजिट करते हैं आदिवासी इलाकों में, खास करके अनुसूचित इलाका।
सर्वे करवाइए, हालात कैसे हैं। भारत के संविधान के मुताबिक सरकार किसी की भी हो, आदिवासी लोगों के लिए विशेष नियम है। वह नियमों का पालन कर करके और सरकार वहां प्रशासन चला तो आदिवासी लोगों में प्रगति आ सकती है। हर 5 साल तक लगातार सरकारें चलती, चाहे किसी भी दल की, 20 साल से बीजेपी का सरकार है, फिर भी आदिवासी लोगों की प्रगति नहीं हो पा रही। क्यों? भारत के संविधान में आदिवासी इलाके के लिए 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है। 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए एक इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, TAC, उसको फुल फॉर्म में कहते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, उसको हिंदी में कहते हैं जनजातीय मंत्रणा परिषद। 2018 से लेकर के 2024 तक केवल 2 ही बार मीटिंग हुआ है, जबकि भारत के संविधान में उसको बहुत अधिकार है। जब आप मीटिंग ही नहीं कर रहे हो तो वहां के लोगों की समस्याओं का पता कैसे चलेगा, क्या समस्याएं हैं। उसमें भारत के संविधान में यह लिखा हुआ कि TAC का जो है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, वो जो परिषद है मंत्रणा परिषद, उसमें 3/4 आदिवासी लोगों को रखना ही रखना है, MLA, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। वो इसलिए रखना पड़ता, भारत के संविधान में सिर्फ उसका है मेंशन कि आदिवासी इलाके में आदिवासी लोगों की समस्याओं की समझ आदिवासी लोगों को ज्यादा है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो बहस करवा लीजिए सदन के अंदर मेरी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, बिल्ली में कौन ठीक से बोल पाएंगे। जब भाषा ही नहीं आती आप लोगों को माननीय, तो आप कैसे समझोगे। तो जो व्यवस्था भारत के संविधान में है, उस टाइम पर जब भारत का संविधान बना था, वो महानुभाव संविधान बनाने वाले हैं, उस संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चलना चाहती है सरकारें। बात बजट के ऊपर हो रही है, लेकिन जो मूल कारण क्या है उसके ऊपर ही बोल रहा हूं, मैं हट करके नहीं बोल रहा हूं। अगर हम भारत के संविधान का पालन करेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे, सारी समस्याओं का समाधान फटाफट हो जाएगा। अगर भारत के संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, आदिवासी लोगों के लिए क्या क्या पैसा कानून हो, चाहे वन अधिकार अधिनियम हो, चाहे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची हो, इनके आधार पर नहीं चलेंगे, लागू नहीं करेंगे इन आदिवासियों के लिए बने कानूनों को, कितने सालों तक ये सरकार चले, कितने दशक निकल जाएंगे, कितने शताब्दियां निकल जाएंगे, आदिवासी लोगों की प्रगति कैसे होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, जब भी लेकर अनुदान तैयार किए, बजट बनाया जाए, आदिवासी लोगों का, खास करके अनुसूचित इलाके के आदिवासी लोगों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय तक एक सूचना पहुंचाना चाहता हूं। मंदसौर जिले और नीमच जिलों के अंदर भी आदिवासी लोग रहते हैं। बहुत बुरी हालत है वहां के आदिवासियों की, जबकि वो शेड्यूल एरिया नहीं है, उनको इतना फायदा नहीं मिलता जितना अनुसूचित इलाके के आदिवासियों को मिलता है। वो जो घटना पिछली बार में जो घटी थी ना, सबको पता है, गाड़ी से घसीट कर एक आदिवासी को मार दिया था। वो इसलिए मार दिया कि संख्या कम है वहां पर, अनुसूचित इलाका नहीं है, सुनवाई कोई करता नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश के सारी जेलों को अगर आप लोग टटोल लोगे, सब जानकारी निकालोगे, सबसे ज्यादा जेलों के अंदर आदिवासी लोग भरे हुए हैं। भारत के अंदर में बीजेपी का ही सरकार था, पैसा कानून बना था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित इलाकों में पंचायतों का विस्तार, बगैर ग्राम सभा के, बगैर गांव की लोगों की सूचना के, सहमति के कोई भी पुलिस स्टेशन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता आदिवासी लोगों के खिलाफ में। लेकिन यहां बस पैसा कमाने के चक्कर में मर्जी पड़े उसको कोई सी भी धारा लगा दो। आदिवासी इलाके अभी हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं सदन के अंदर बोल करके जा रहा हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं, मेरे बोलने के बावजूद भी अगर सदन के जो जिम्मेवार लोग हैं, सत्ताधारी माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के लोग, अगर आप लोग नहीं अलर्ट होंगे तो फिर मैं आंदोलन करूंगा। मैं विधायक होने के बावजूद भी मेरी सदन के अंदर अगर सुनवाई नहीं होगी तो मैं सदन के अंदर बाहर सड़क पर विधानसभा घेराव करने का काम करूंगा लोगों के साथ में। पूरे आपकी बात आ गई है, 30 सेकंड दे दीजिएगा। ऐसा कानून को लागू करना होगा। सबसे ज्यादा लोग मध्य प्रदेश की जेलों में आदिवासी लोग सड़ रहे हैं। अनावश्यक पैसा कमाने के चक्कर में पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी लोग आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा 374 का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आपको जब अवसर मिलेगा तब इस विषय में बात कीजिएगा। कानून के अपनी बात को वहीं तक सीमित रखें और समाप्त करें बात को। माननीय सभापति महोदय, मौका दिया, धन्यवाद। डॉक्टर योगेश। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
जो आपने सभापति महोदय, जो आपने मुझे लेखानुदान 2024-2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, और मैं वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लेखानुदान के माध्यम से हर गरीब, हर महिला, हर युवा की चिंता करते हुए सभी के लिए राशि उपलब्ध कराई। मैं हमारी सरकार को दो चीज़ों के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उसके सम्मान के लिए अब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में और हमारे मेडिकल कॉलेज में भी हिंदी भाषा में अब हमारे छात्र पढ़ सकेंगे, उसके लिए भी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और कई बार ये बात उठती है कि पेड़ किसी ने लगाया और फल कोई और खा रहा है, लेकिन 2012 से लेकर 2014 तक के उस पेड़ को ठीक से रखरखाव के अभाव में हमने सूखते भी देखा है, जिसके लिए एक टर्म उपयोग की जाती थी, पॉलिसी पैरालिसिस। उस अर्थव्यवस्था को 2014 से बेहतर गति देने के लिए और उस पेड़ का संरक्षण करने के लिए जिस पे अब फल लग रहे हैं कि अभी सभी को खाने को मिले, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।